चलो, कल का हम लोग का होमवर्क था गुप्त साम्राज्य, ठीक ना। पढ़ के आए आप लोग? एक बार पढ़े थे? चलिए, अगर एक बार पढ़े हैं तो ज़्यादा बेटर है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी में कब हुआ था? गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था 3वीं शताब्दी में कौशाम्बी के निकट, प्रयाग के निकट कौशाम्बी है। यही कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। कौशाम्बी में कब? सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े थे तो लिखा गया था कि पक्की ईंट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? कौशाम्बी में। हाँ, आवाज़ साफ जाना चाहिए। तो बोलेगा कि कौशाम्बी में क्या कि पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। और इस सामंत जो थे ये किसके सामंत थे? गुप्त पहले तो कुषाण के सामंत थे, मतलब उसके अंतर्गत ये काम करते थे। श्रीगुप्त जो था इसका संस्थापक था। श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। 40 साल तक शासन किया था। कितने साल तक? 40 साल। 240 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इसका शासनकाल है श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280, 240 से 280। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है घटोत्कच। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच। ये भी शासन करता है 40 साल। बाप भी बेटा भी 40 साल। ये 280 से 320, 280 से 320। घटोत्कच किसका उत्तराधिकारी था? श्रीगुप्त का जो। और कब इसका शासनकाल कब से कब था? 280 से 320। गुप्त वंश का पहला प्रथम महान शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। यह गद्दी पर बैठता है किसके बाद? घटोत्कच के बाद। किसके बाद? तो 320 तक तो उसका शासन काल था, तो 320 में चंद्रगुप्त प्रथम माने बैठता है। यह शादी करता है लिच्छवी के राजकुमारी देवी से। और सबसे पहला शासक जो था, जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज। आप लोग थोड़ा सा धीरे बोलिएगा। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था कौन? पहला गुप्त वंश कौन था? लेटवा जला ना उसको। हाँ, वहीं पे तो निकाल कौन दिया? चर्जबरवा तो रहता। बैठो ना छोड़े ना, इतना लेके चलिएगा तो बातचीत होते रहता। निकाल के रखना चाहिए सब। चलिए, तो पहला गुप्त शासक कौन था जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसी के समय हुआ था गुप्त संवत की शुरुआत। गुप्त संवत के 319 से 320, 319 से 320। तो गुप्त संवत की शुरुआत किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। कौन सा संवत? वो जैसे का घटोत्कच था उस समय का, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं था, होगा इसलिए। तो गुप्त, हाँ, घटोत्कच, हाँ, तो हो गया महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत 319 से 320। हम लोग धमदरोगा पहला दे रहे थे तो इसका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुआ था? 319 320। एक ऑप्शन था अलग अलग। अब जो ऑप्शन में जो रहेगा वो ये देख लीजिएगा। हाँ, अगर तो रेंज में देगा तो अब जान ही रहे 1 साल के अंतर गैप में देगा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि आर्यावर्त के 9 राज्य और दक्षिणावर्त के 12 राज्य को शासकों को पराजित किया था। मतलब 21 को युद्ध लड़ा, 21 को 21 जीत गया। और इसीलिए इसको कौन सी उपाधि दिया गया? भारत का नेपोलियन। भारत का समुद्रगुप्त क्या था? वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है। समुद्रगुप्त को क्या दिखाया जाता है? वीणा बजाते हुए। या कौन था? संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है कौन से गुप्त शासक का? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कितने आर्यावर्त के शासकों को हराता है? 9।
और दक्षिणावर्त के शासकों को 12। इसीलिए इसको क्या उपनाम दिया गया, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक, परम भगावत और कविराज की उपाधि से मैंने अपने आप को विभूषित किया था। मतलब इसे क्या क्या कहा जाता है उपनाम में, अश्वमेधकर्ता, विक्रमक, परम भगावत और कविराज। परम भगावत, भागवत जो लिखे ना, हाँ, अश्वमेधकर्ता, विक्रमक, परम भगावत और कविराज किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। 4 उपाधियां इसके पास है। पहला अश्वमेधकर्ता, दूसरा विक्रमक, तीसरा परम भगावत और चौथा कविराज। तो 4 उपाधि कौन धारण किया था, समुद्रगुप्त। पहला अश्वमेधकर्ता, दूसरा विक्रमक, तीसरा परम भगवत और चौथा कविराज। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका था, समुद्रगुप्त किसका उपासक था, विष्णु का। इसका राजकीय, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह है कोची, गरुड़। कोची है, गरुड़, क्योंकि गरुड़ को तो विष्णु का वाहन होते हैं। गरुड़ क्या होता है, विष्णु का वाहन होता है, इसलिए गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह कोची, गरुड़। क्या, हाँ, वो आगे है कि पहला शासक साथ उपाधि धारण किया था। हाँ, ये तो बताए थे कि संगीत प्रेमी कौन था, समुद्रगुप्त। सिक्का पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है समुद्र के बारे में। हाँ, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। हरिसेन ने कौन सा पुस्तक लिखा था, इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था। इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था कौन, हरिसेन को लिखा था, हरिसेन। हाँ, परम भगावत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त। हाँ, ये गया और नालंदा से मिले 2 ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भगावत कहा जाता है। मतलब इसको परम भगावत की उपाधि का सबूत कहाँ से मिलता है, एक गया से, एक नालंदा से। एक गया से, एक नालंदा से ताम्र पत्र प्राप्त हुआ था। ताम्र पत्र मतलब तामा पर लिखा हुआ, इनका डेट किया गया था सबूत के रूप में। कहाँ से, गया और नालंदा, गया और ताम्र लेख से मिला है, ताम्र लेख से। समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय। फेमस भी राजा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को कहा जाता है विक्रमादित्य। सबसे 14 को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया गया था ना। 14 में सबसे बलशाली कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त पहला शासक, प्रथम शासक महान था वो, और सबसे मजबूत और शक्तिशाली बोला गया था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के शासनकाल में 9 रत्न रहा था। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न था ना, इसी में रहता था 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो पहला 9 रत्न की चर्चा किसके दरबार में, किस वंश से पूछेगा तो गुप्त वंश में, और किस राजा के दरबार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो सबसे पहला था 9 रत्न में आते हैं कालिदास, सबसे फेमस हो गया। इसी के दरबार में आया था फाहियान। फाहियान कहाँ से आया था, चीन से। फाहियान आया था चीन से। लगता है कि 14 साल रहा था ना। हाँ, 14 साल रहा था ये। शकों पर विजय मतलब इस शक को हराकर चांदी का सिक्का जारी किया था। तो शक क्वेश्चन एक बार पूछ लेता, ये भी दरोगा में पूछ लेता कि शकों के हराने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्कों का जारी किया था, चांदी के सिक्का। तो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्का जारी किया था, चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का किसने जारी किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और गुप्त साम्राज्य में चांदी के सिक्कों को कहा जाता है रुपयक। गुप्त साम्राज्य में चांदी के सिक्के को कहा जाता है रुपयक, और सोना के सिक्का को कहा जाता है दिनार। गुप्त काल में सोना के सिक्का को दिनार कहा जाता है और चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता है। और चांदी के सिक्का की शुरुआत किसके भी उपलक्ष्य पे किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, शक को हराने के लिए, शक को हराने के बाद। और यह सबसे फेमस उपाधि धारण किया था कौन, विक्रमादित्य। जो शुरुआत हुआ था कब, 57 ईसा पूर्व। वो कौन में, रुद्रदामन के पहले जो था वो शासक, जिसका नाम नहीं दिया था, उज्जैन के आसपास में था। हाँ, उज्जैन का राजा था, शक्य में था, तो नाम नहीं देवल था उसका।
इसका सबसे प्रमुख राज कवि था साब। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि का नाम था साब। हाँ साब। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि का नाम था साब। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही 2 जगह पर शिक्षा का केंद्र बना था, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। पाटलिपुत्र तो क्वेश्चन बनेगा उज्जैनी क्या होगा और कोई होगा तो बोलेगा कि किस गुप्त वंश के शासकों ने विद्या का केंद्र बनाया था पाटलिपुत्र और उज्जैनी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहाँ पर विद्या का केंद्र बनाया? तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी। अनुसूत्री मतलब कह रहा है कि सुना हुआ गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। क्या रहते थे? जिसे नवरत्न कहा गया है। क्या कहा गया? तो पहला प्राचीन इतिहास से लेके आधुनिक काल में पहला नवरत्न की चर्चा किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किस वंश में? तो गुप्त वंश में। किस वंश में? हाँ, 9 के नाम में याद रखिए, 4-5 को कभी कभी मिलाने के लिए देता था कि इसमें नवरत्न में शामिल था या नहीं था। तब पहला फेमस कौन था? कालिदास। फेमस कौन था? सबसे आगे किसको रखा गया था? कालिदास। धन्वंतरी कौन? आयुर्वेदक थे। कौन सी थे? आयुर्वेदिक। एक थे क्षणपक, ज्योतिष थे। कौन सी थे? क्षणपक। कौन सी थे? ज्योतिष थे। अमरसिंह थे कोषागार। पैसा का देख रेख करे वाला कोषागार। अमरसिंह था। शंकु वास्तुकार था। उसके बाद यह था बेताल भट्ट। कौन था? घटक पर। उसके बाद था खगोल विज्ञान बराह मिहिर। और एक था वरुची जैसे विद्वान थे। तो मेन याद रखना, पहला कालिदास, धन्वंतरी, अमरसिंह, क्षणपक, बराहमिहिर, ये शंकु, ये सब फेमस नाम याद रखना। पूछ देगा कि इनमें से कौन शामिल था नवरत्न में या कौन शामिल नहीं था, याद रखना। तो पहला कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, तीसरा क्षणपक, चौथा अमरसिंह, 5वां शंकु, 6ठा बेताल, 7वां घटपर्क, 8वां बराहमिहिर और 9वां वररुचि। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन, मतलब संधि विग्रही सचिव कौन था? कर वीरसेन, जो किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। किस धर्म को? शैव धर्म को। और शैव धर्म को मानता था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करा था। तो बोलेगा कि शिव की पूजा करने के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर किसने गुफा बनवाया था भाई? तो वीरसेन ने। किसने? क्योंकि वह खुद को किसका भक्त मानता था? शिव के। तो शिव के उपासक था। तो शिव जी के पूजा करने के लिए उदयगिरी की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। उदयगिरी की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। क्या बनाया था? गुफा बनाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा और शब्द का प्रकांड पंडित और कवि भी था। इस सब का ज्ञाता था। व्याकरण का ज्ञाता था, न्याय मीमांसा का था और शब्द का प्रकांड भी ज्ञाता था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। कुमारगुप्त कोची नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है? कुमारगुप्त। किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त, इसे एक और नाम से जानते हैं, गोविंद गुप्त के नाम से। कुमारगुप्त को ही किस नाम से जानते हैं? गोविंद गुप्त के नाम से जानते हैं। इसका शासनकाल 415 से 454। 415 से 400। तो पहला के शासनकाल 240 से 280। दूसरका के 280 से 320। 320 से 335। 335 से आ जाता है कहाँ से? बीच में दिले है? नहीं दिले है? चलिए, हाँ 2-4 को याद रखना है, कभी कभी मिलान करने के लिए देता है शासनकाल। बिहार पुलिस के और इस समय फेमस ही क्वेश्चन पूछता है, ये सब मिलान करने वाला। अब आते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकारी कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी हुआ, यह गद्दी में बैठा 455 में या 467 तक के शासनकाल था। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467। 455 से 467। स्कंदगुप्त ने ही गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्द्वार करवाया था।
जीर्णोद्वार करवाया था कौन? रुद्रदामन। जीर्णोद्वार कौन करवाया था? पुनर्द्वार फिर कौन करवाया? स्कंदगुप्त। कौन? याद रखिए। पहले बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब सूख गया तो जीर्णोद्वार करवाया कौन? रुद्रदामन। और फिर इसको पुनर्द्वार दोबारा फिर इसको देख रेख बनाता है कौन? स्कंदगुप्त। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। इससे पहले दो क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त करता है। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो पर्णदत्त को। पर्णदत्त को क्या बनाता है? गवर्नर, मतलब राज्यपाल बनाता है। कहाँ के? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में ना। सौराष्ट्र कहाँ? गुजरात। यहीं के जडेजा यहीं के ना है ना? सौराष्ट्र गुजरात के, गुजरात में। विदर्भ में है, महाराष्ट्र में। विदर्भ महाराष्ट्र में। हाँ हाँ। तो बोलेगा कि पर्णदत्त को क्या बनाया गया था? तो गवर्नर। कहाँ के? सौराष्ट्र का। बनाया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुन आक्रमण हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा हुनों के आक्रमण सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में कौन सा आक्रमण होता है? हुन के आक्रमण। और शक जो है किसके समय आक्रमण हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और उसी को हराकर चांदी के सिक्का जारी किया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश। सबसे बड़ी इकाई जिसे क्या कहा जाता है? गोपना कहा जाता है। जिसे शासक को, देश के शासक को गोपना कहा जाता है। और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई है भुक्ति या प्रांत, जिसके शासक को उपरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपरी कहा जाता है। अब आते हैं पुलिस विभाग के जो साधारण होता है, जैसे कैसे बिहार पुलिस हो गया, तो बिहार पुलिस को कहा गया है चाट और भाट। हाँ, तो सिंपल जो रहेगा बिहार पुलिस को क्या कहेंगे? चाट भाट। और मुख्य अधिकारी को दंडपासी कहा जाता है। तो पुलिस के मुख्य सिंपल को कहेंगे कौन चीज? चाट और भाट। अगर मुख्य बोल देगा तो दंडपासी। मुख्य बोल देगा तो बिहार पुलिस को चाट भाट, दरोगा के बोल देंगे कौन चीज? दंडपासी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई सब में जानते हैं कि ग्राम। सबसे ग्राम। और ग्राम के प्रशासन का कौन करता था? ग्राम सभा करता था। कौन चलता था? ग्राम सभा। और ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 21 साल। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए 21 साल। हाँ, वर्तमान में बताओ भी कल 1993 से भी चलिएगा ना। 1993 से ही 21 साल है। वोट देने का उम्र है। तो मुखिया बनना है तो 21 साल रहेगा तबे बनिएगा। वार्डर, सरपंच, पंच रहेगा तब 21 साल। चला गया था। ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामीण कहलाता था। इसके अन्य सदस्य को महत्तर। ग्राम सभा के प्रधान को मुखिया और एक सदस्य को महत्तर। एक सदस्य को महत्तर। ग्राम के समूहों के छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। तो गुप्त साम्राज्य में ग्राम सभा की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। पेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेट। एक कुमार गुप्त थे। कुमार गुप्त के दामोदर पुत्र। कुमार गुप्त के पुत्र का नाम है हाँ, दामोदरपुर है। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर, सॉरी जगह का नाम है दामोदरपुर, ताम्रपत्र से भूमि बिक्री संबंधी अधिकारी के क्रियाकलाप का उल्लेख मिलता है। तो भूमि खरीद बिक्री की जानकारी कहाँ से मिलता है भाई? तो दामोदरपुर से प्राप्त ताम्रपत्र से। दामोदरपुर से प्राप्त ताम्रपत्र से। जमीन खरीदने और बेचने की जानकारी कहाँ से मिलता है? दामोदरपुर से प्राप्त है ताम्रपत्र के लेख से। इसके समय कौन था? शासक कौन था उस समय? कौन था? कुमार गुप्त। कौन? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने दिले है। गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय दामोदरपुर जगह का नाम है, वहीं से प्राप्त हुआ था ताम्रपत्र। उसी में लिखा गया था कि जमीन की खरीद बिक्री कैसे का होता था। इसके समय टैक्स की जो था 1/4 से 1/6। इसके समय जो टैक्स लिया जाता था जनता से 1/4 से। तो गुप्त साम्राज्य में टैक्स कितना लिया जाता था? 1/4 से 1/6। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। बलात् मतलब
विशिष्ट मतलब ना, बलात् मतलब विशिष्ट मतलब जो था अलग, एगो होता है बलात् मतलब जबरदस्ती होता है, एगो छोटा बच्चा से जब अति करवाना भी। हाँ, इससे इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था, जनता को, जनता से लिया जाने वाला कर। इसके समय 5 गो भूमि का मिला है प्रमाण। गुप्त साम्राज्य में कितने भूमि की चर्चा है? गुप्त साम्राज्य में 5 प्रकार के भूमि की चर्चा है। क्षेत्र, वास्तु, चारागाह, सील और अप्रहत। पहला क्षेत्र, वास्तु, चारागाह, सील और अप्रहत। पहला क्षेत्र, चारागाह, सील, अप्रहत। क्षेत्र, चारागाह, सील और अप्रहत। पहला क्षेत्र, दूसरा वास्तु, तीसरा चारागाह, चौथा सील और पांचवा अप्रहत। तो गुप्त साम्राज्य में 5 प्रकार के भूमि की चर्चा है। तो पहला क्षेत्र, जिसमें निवास करने कृषि योग्य भूमि। क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि। क्षेत्र में क्या किया जाता था? वास में निवास किया जाता था। वास्तु है। वास्तु में निवास करना, मतलब वही वास करना या निवास करना। वास्तु में निवास करना या वास करना। चारागाह में जानी करें, चारागाह चराने के लिए, भूमि को, जानवर को चलाने के लिए। सील जैसी भूमि, जो सील मतलब पत्थर होता है। सील मतलब क्या होता है? पत्थर। आप पत्थर पर जोत सकते हैं? नहीं सोच सकते। तो न जोतने योग्य भूमि को कहते थे सील। और अप्रहत भूमि जो होता था वो था जंगलों की भूमि होता था। कौन सी? तो जंगले, गुप्त काल में जंगलों की भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत। न जोते योग्य के भूमि को क्या कहा जाता? सील। जिसमें कृषि किया जाता था उसे क्या जाता था? क्षेत्र। जिसमें निवास किया जाता था उसे वास्तु। और एक और क्या था? हाँ, जानवर को चराने वाले भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट और घंटी के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए रहट और घंटी यंत्र का। हाँ, घंटी का मतलब जो बड़का कुड़ी टाइप का होता था। कुड़ी टाइप का, पनिया में नहीं, अथिया डोलवा टाइप के। रहट में एगो अलग होता है, लमका अथिया तरह, लमका अथिया वाला नाव तरह। हाँ, अरे एक तरफ भारी अति कर रहता था, मट्टी रखा रहता था, उसको ऐसे पानी में डुबाइए और छोड़िएगा तो अपने भरिका से उधर। कुछ पानी पता नहीं देखा, नहीं अब पता नहीं, देखे नहीं है, वैसा ही होता। चलिए आगे करा कि गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक व्यापारिक का महत्वपूर्ण केंद्र। बोलेगा कि गुप्त काल में सबसे व्यापारिक महत्वपूर्ण केंद्र उज्जैन। अब विद्या का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र, पाटलिपुत्र और व्यापारिक केंद्र भी उज्जैन। व्यापारिक केंद्र भी। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का जारी हुआ था। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का, पहला हिंदनानी, शुद्ध कुषाण। गुप्त शुद्ध बोलेगा तो कुषाण, और सर्वाधिक तो गुप्त। सर्वाधिक तो गुप्त। हाँ, जैसे कुषाण मेला में बताया गया था कि किसने जारी किया था, सब बताया गया है सब। अब बताए गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। कौन किया था? इनकी स्वर्ण मुद्राओं अभिलेखों में दिनार का भी बताया कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार और चांदी को रुपयक। चांदी के सिक्का को गुप्त काल में रुपयक और सोना के सिक्का को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? और गुप्त राजाओं ने हो गया जो केवल चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन के लिए था। तो बोलेगा कि गुप्त काल में स्थानीय लोकल मार्केट में जो किसी वस्तु को लेन देने के लिए कौन सा सिक्का? चांदी का सिक्का। और चांदी का सिक्का जो है किसके हरा कर किया गया था? कौन हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त। गुप्त काल में 6 गो मंदिर है, जिकरा में से 4 गो मध्य प्रदेश में आया, 2 गो यूपी में, 4 गो मध्य प्रदेश में, 2 गो विष्णु मंदिर जबलपुर में है, मध्य प्रदेश, तिगवा। शिव मंदिर, विष्णुपद मंदिर है, विष्णु मंदिर है। हाँ, खाली विष्णु मंदिर। विष्णुपद मंदिर गया में, फल्गु नदी किनारे। कौन? यह सब अशोक बनवाया सब।
तो बोलेगा कि विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में तिगवा में, शिव मंदिर भुमरा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर यूपी में, दशावतार मंदिर यूपी में, और शिव मंदिर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर दूगो, एगो खो में है आ एगो भुमरा में, एगो खो में एगो शिव मंदिर दूगो है, खो में एगो भुमरा में, और एगो लक्ष्मण मंदिर यूपी में। लक्ष्मण मंदिर जो ईंट द्वारा निर्मित है। लक्ष्मण मंदिर किससे द्वारा निर्मित है? बाकी सब तो पत्थर के काट के बनाया गया ना, मगर लक्ष्मण मंदिर जो यूपी वाला है कौन से बनाया गया? ईंट से बनाया गया। एगो लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड। कहाँ पे? हाँ, कायस्थ। कायस्थ बोला जाता है लाला को। कायस्थ किसे बोला जाता है? सबसे पहले कायस्थ की जानकारी मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति। जैसे है मनुस्मृति था ना, उसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति। तो लाला की चर्चा पहले किससे मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। मगर जाति को इसको प्रमाणित किया गया है उष्णम स्मृति में। किसमें? कायस्थ को बोले, कायस्थों को पहले जाति के रूप में माना गया। किसमें? उष्ण में। मगर पहली बार इसकी चर्चा किया गया है याज्ञवल्क्य में। तो बोले कायस्थ की पहली बार चर्चा याज्ञवल्क्य स्मृति में, मगर जाति के रूप में चर्चा उष्णम स्मृति में। जाति के रूप में उष्णम में। हो गया? विंध्य जंगल में सब्बर जाति के लोग देवता को मांस काटकर, देवता मनुष्य का मांस काटकर चढ़ाता था। कौन जाति के? विंध्य जंगल में सब्बर जाति के लोग। कौन जाति के लोग? अपना शरीर से मनुष्य के मांस काटकर शिव भगवान को चढ़ाते थे। जैसे देवता को, देवता में कोई भी आ सकते उसे। तो उस समय विष्णु में, हाँ, अरे जैसे गुप्त वाला सबसे ज़्यादा फेमस किसके थे? विष्णु के। विष्णु ना, तो विष्णु को पा सकता था, इसलिए विष्णु के चढ़ाता होगा ज़्यादातर, मान सकते हैं। शंकर भगवान मांस खा थे ना, चढ़े ला चढ़ता है। काली जी मांस खा तो थोड़ी खाते हैं, खून पीते हैं बाबू, मांस थोड़ी। इस ऐसा कहीं नहीं है, वो अपना लिखा गया है कि मांस चढ़ा सकते हैं आप। ऐसा कहीं पे अवधि थोड़ी है कि खाते हैं। बहुत जगह चढ़ता है। अरे सब अपना अपना संस्कृति अलग बनाए हुए है। भारत में संस्कृति कई प्रकार के। अब आते बताना कि सती होने का प्रमाण कब? 510 ईस्वी में सती होने का प्रमाण। अभिलेख एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से, जिसमें किसकी? राजा भोज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को सती होने का प्रमाण दिया गया। तो किसकी पत्नी का प्रमाण मिलता है? तो राजा भोज की। राजा भोज की पत्नी थी, उसी को सती होने का प्रमाण मिलता है। तो सती प्रथा का अंत कब किया गया था? 1829 में। कौन किया था? अब किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के जैसे। राजा राम मोहन राय। अब आते हैं, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को गणिका कहा जाता था, और जो वृद्ध होता था, बूढ़ी होती तो उसे कुटनी कहा जाता था। क्या कहा? तो जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका, और बूढ़ी होती थी उसे कुटनी कहा जाता था। मतलब नवयुवक को कुटती कोची गणिका, और जो उम्र दराज हो गए उसको कुटनी। हाँ, गुप्त सम्राट किस धर्म के मानते थे? वैष्णव। किसको? और इसके राज धर्म बनाया था। तब गुप्त वंश के राज धर्म वैष्णव धर्म। राज धर्म कौन था? वैष्णव धर्म। और विष्णु का वाहन गरुड़। गुप्त वंशों का क्या था? राज चिन्ह था। क्या था? और गुप्त तब बोलेगा कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़, राजकीय चिन्ह, और राजकीय धर्म वैष्णव। राजकीय धर्म वैष्णव, और चिन्ह बोलेगा तो गरुड़। क्या कि विष्णु का कौन सी था? सवारी। गुप्त, हाँ, वीरसेन। हाँ, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष मिलता है देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर। कहाँ पे? हाँ, किस नदी के तट पे है? तो बेतवा। किसकी नदी पे? बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। चंबल की है। यमुना क्या है? चंबल, बेत और केनवा। यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेत और केनवा।
चंबल, बेतव, केनवा किसकी सहायक नदी? यमुना की। यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की। यमुना सबसे बड़ी किसकी सहायक नदी? गंगा की। यमुना कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री हिमानी से। यमुनोत्री हिमानी से यमुना कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री। कौन? नर्मदा, सोन। नर्मदा सोन अमरकंटक से निकलता है। हाँ, कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है। चलिए आते हैं हम लोग। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से केवल अभी 6 गो बचा हुआ है। बताना कि अजंता में कितने गुफाओं की चर्चा है? अजंता में और एलोरा में 34 गो। एलोरा में अजंता में 29 गुफा की चर्चा और एलोरा में 34 गुफा की चर्चा। सबसे प्राचीन गुफा अजंता। सबसे प्राचीन गुफा अजंता। भारत की सबसे प्राचीन गुफा अजंता। हाँ, दोनों महाराष्ट्र में। तो 29 को किस में? अजंता में। 34 को किस में? एलोरा में। अब 29 गो जो था अजंता में, उसमें से अवशेष के गो है? 6 गो। और 6 गो में से 16 और 17 गुप्तकालीन है। 16 और 17 गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 गुप्त काल के समय से फेमस है। और यही 17 को चित्रसाल कहा गया। गुफा नंबर 17 को क्या कहा गया? और इस चित्रसाल में क्या मिलता है? बुद्ध के जन्म मतलब बुद्ध के सारी घटनाओं की चर्चा गुफा नंबर 17 में दिया गया है। अजंता के गुफा नंबर 17 में बुद्ध के पूरा कहानी, हाँ मतलब पूरा जीवनी की चर्चा मिल जाता है। किसमें? गुफा नंबर 17। और किसके? गुप्त काल के गुफा नंबर 17 में। ढह गया, तोड़ दिया बहुत। ये बामियान में नहीं बना था तो वहाँ पे तालिबान वाला क्या किया? बम लगा के उड़ा दिया बुद्ध मूर्ति, जो खरा प्रतिमा मिला था। बामियान अफगानिस्तान में है। हाँ, इन्हीं 15 साल पहले, 20 साल पहले बम लगा के उड़ा दिया सब। तो अब आते हैं हम लोग आगे। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की किस शाखा से? महायान शाखा से। और कनिष्क भी महायान शाखा से। अजंता में गुफा कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। और कनिष्क भी। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। बाघ की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि बाघ की गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जिला है धार। धार में मिलता है। कहाँ पे? तो बाघ की गुफा कहाँ पे? हाँ, भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। धार जिला में कौन सा मिलता है गुफा? बाघ की गुफा। कौन सा? भीमबेटका गुफा भी मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा भी। तबीयत ठीक नहीं गुजार रहा है। जा तबीयत ठीक नहीं गुजार रहा, जाके उनका दिखाइए। हाँ, फिर देखेंगे, रहेगा। उसको दिखाइए जाके, कल जाके दिखा लीजिए। हाँ, दवाई नहीं काम करेगा जब ऐसा दर्द रहेगा तो। वो अंदर चलिए। दांत सरल हुआ है, सड़ा हुआ मतलब खोरहर है। खोरहर टूट के ऊपर वाला बाहर खत्म हो गया, अंदर जाके फसल है। तो जब तक नहीं कवरेगा ना, कितनी दवाई खाइएगा तो ज़्यादा दिक्कत है। जानते क्या हो करता है? वो कैंसर के कारण बन जाएगा। ये हड्डी जबड़ा पकड़ लेगा ना तो कैंसर सीधे धर लेगा। इसलिए दांत सड़ जाए, अगर बच्चल है कुछ तो उसमें भरवा दीजिए, या तो उसको उखड़वा दीजिए। दो काम है। नहीं तो अगर कहीं पकड़ लिए ये हड्डी ना तो फिर कोई उपाय नहीं है। भरला के बाद सनल खत्म हो जाता है। भरला के बाद सनल पहले साफ करता है डॉक्टर, और साफ करके भरेगा। उसके बाद सड़ेगा नहीं, ऊपर से कैप लगा देगा। कैप है, दीदी का भी हम बाल फिल्म लगवाए। चलो आगे आते हम लोग। तो अजंता की गुफा किस बौद्ध धर्म की किस शाखा से? महायान शाखा से। किस है? बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिला। मध्य प्रदेश के भीमबेटका भी मध्य प्रदेश। भीमबेटका भी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र कितना कौन है? पंचतंत्र मतलब 5 भागों में। पंचतंत्र मतलब है बोलेगा पंचतंत्र कितने भागों में बांटा गया? 5। कौन लिखा है? विष्णु शर्मा। किस काल में? गुप्त काल में। किस काल में? भाषा संस्कृत। भाषा कौन भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में।
संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, संसार का सबसे प्रचलित। बाइबिल के बाद दूसरा स्थान आता है, बाइबिल के बाद किसका स्थान आता है दूसरा? पंचतंत्र का। तो पहला स्थान किसका? बाइबिल का। तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल पुस्तक है, हाँ, दास कैपिटल जो पुस्तक है उसको समाजवादियों के बाइबिल के दर्जा दिया गया, समाजवादियों का बाइबिल। क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी समाजवादियों के बाइबिल के दर्जा किसे दिया जाता है? तो दास कैपिटल। किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का नारा है दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो। किसका नारा है? कार्ल मार्क्स का। हाँ, जर्मनी के। 1818 में जन्म हुआ था, 1883 में मर गया था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में, 1883 में मर जाता है। 1818 में जन्म होता है, 1818 में पहला सूती वस्त्र का कारखाना फोर्ट ग्लास्टर में, कहाँ पे? जो सफल नहीं हुआ था, जो सफल नहीं हुआ था। रिलेट कीजिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। हाँ, 1918 में ख़त्म हुआ है, 1818 में, 1918 में ख़त्म हुआ है। आप 100 साल पीछे जा रहे हैं। चलिए आगे थे। तो पहला प्रचलित ग्रंथ बाइबिल, दूसरा स्थान पे पंचतंत्र। भाषा संस्कृत, भाग 5 भाग में। लिखा कौन है? विष्णु शर्मा। किस समय लिखा गया था? गुप्त वंश के समय। हो गया। पांचों के नाम है तो हो चुके: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरीक्षाकारित्व। हाँ, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? आर्यभट्ट। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण बताया था। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। इसी में, किस पुस्तक में? सूर्य सिद्धांत में और आर्यभट्टियम में। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमती है। किसने कहा था? आर्यभट्ट। कौन पुस्तक? आर्यभट्टियम। अपने नाम पर एगो आर्यभट्टियम और एगो सूर्य सिद्धांत। बराहमिहिर कौन था? नवरत्न में। हाँ, कौन था? नवरत्न में दर्जा इसका था। खगोल शास्त्री थे, कौन थे? इनके द्वारा बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक, लघु जातक, ये किसकी रचना है? बराहमिहिर की। कौन के? बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक किसकी रचना है? बराहमिहिर। कौन? बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या की चर्चा है। बृहत संहिता में नक्षत्र मतलब सौरमंडल के, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल, इस सब की चर्चा मिलता है किसमें? बृहत संहिता में। नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल। वनस्पति शास्त्र के जनक, हाँ, और चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र के जनक। और बौद्धों का चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे? चिकित्सा का विश्व कोश किसे कहता है? चरक संहिता को। चरक संहिता को। और चरक संहिता किसने लिखा था? चरक ने। और बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को, बौद्धों का रामायण किसने लिखा था? अश्वघोष। एगो था बौद्धों का विश्वकोश, महाविभास सूत्र कहा जाता है। महाविभास सूत्र कहा जाता है बौद्धों का विश्वकोश, जो किसने लिखा था? वसुमित्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को लिखता है अश्वघोष। और चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता को चरक लिखा था। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। नक्षत्र के ज्ञान भी था उनको और गणित के भी ज्ञान था। किसका? ब्रह्मगुप्त को। किसको? और उसने यह घोषणा कर न्यूटन के सिद्धांत को पूर्व कल्पना कर दी कि प्रकृति एक नियम के अनुसार और सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। क्या करती हैं? सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। किसने कहा था?
ब्रह्मगुप्त ने। किसने? क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही अपनी वस्तु को अपनी क्या करती है। तो न्यूटन से पहले दे दिया था कौन? ब्रह्मगुप्त दे दिया था। कौन सी के सिद्धांत? गति वाला। कोई भी वस्तु कहाँ गिरता है? पृथ्वी की ओर, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अरे इन लोग के पास उतना सुविधा था नहीं कि लिख दे बढ़िया से, पूरा व्याख्या नहीं कर पाए ये लोग। व्याख्या अब बताइए, सापेक्षता के सिद्धांत नागार्जुन ने दे दिया था, 1905 में दिया है आइंस्टीन। अगर व्याख्या कर देते तो ये लोग का नाम रहता। आते हम लोग गुप्त काल में प्लकानोव ने पशु चिकित्सा पर हस्त्या आयुर्वेद लिखा। हस्त्या आयुर्वेद। तो हस्त्या आयुर्वेद किसने लिखा था भाई? प्लकानोव ने। प्लकानोव ने। ये किससे संबंधित है भाई? तो पशुओं से संबंधित है, पशुओं की चिकित्सा से। तो गुप्त काल में पशु के चिकित्सा के लिए एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हस्त्या आयुर्वेद। हस्त्या आयुर्वेद। हस्त्या आयुर्वेद, जिसके लेखक प्लकानोव। लेखक प्लकानोव। नवनीतकम के पुस्तक की रचना गुप्त काल में। नवनीतकम की रचना और इसमें क्या मिलता है भाई? नुस्खा, सूत्र और उपाचार विधियाँ। हाँ, मतलब कैसे ना होता है कि हम लोग घर में कहते हैं कि नहीं जो जैसे नुस्खा हो गया ना, सर्दी खांसी हो गया तो कब कहता है कि तुलसी जी के पात मोजर कवारी है, आप मोजर को खोला के आप पीजिए। गला फंस गया तो गर्म पानी में नमक डाल के खोलाइए, नुस्खा हो गया। देसी नुस्खा जिसको बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग का आइडिया। पुराणों के वर्तमान रूप की रचना हुआ था गुप्त काल में। प्राचीन में था उससे अलग, मगर नया रूप में लिखा गया था किसके काल में? तो गुप्त काल में। किसके काल में? तो पुराणों के नई रचना कब दिया गया था? गुप्त काल में। गुप्त राज की राजकीय भाषा संस्कृत। संस्कृत में लिखा गया था पंचतंत्र। संस्कृत में लिखा गया था, 5 भाग में बटा था ना। अब विश्व में दूसरा स्थान पे आता प्रचलित ग्रंथ में बाइबल। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपये हो जाता है। और इसके समय गुप्त काल में कौन कौन स्मृति की रचना हुआ है? तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति सब स्मृतियों की रचना हुआ। 4 गो के नाम याद रखना, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति। यही याज्ञवल्क्य में क्या मिलता है? काश्यप कहती लाला की पहली बार प्रमाण मिलता है किसमें? कायस्थ में, सॉरी याज्ञवल्क्य में, सॉरी याज्ञवल्क्य में। मगर उसनम में पहली बार जाति की चर्चा मिलता है। उसनम में जाति या कायस्थ कहा जाता है लाला को। किसे कहा जाता है? लाला को। तो लाला जी के पहली बार चर्चा किसे मिलता है? याज्ञवल्क्य में। मगर जाति के रूप में चर्चा दिया गया उसनम स्मृति में। उसनम स्मृति में। मंदिर बनाने की कला की शुरुआत भी गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला की शुरुआत भी, त्रिमूर्ति की अवधारणा की शुरुआत भी, मतलब त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, या ब्रह्मा जी के 3 गो अथी वाला मूड़ी वाला। तो त्रिमूर्ति बनाने की शुरुआत भी, मंदिर बनाने की शुरुआत भी गुप्त काल में। गुप्त वंश के शासकों में मंदिर और ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। पहला ग्राम अनुदान की शुरुआत किया था कौन? सातवाहन वंश। शुरुआत किया था ग्राम भूमि अनुदान देने या ग्राम अनुमान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन वंश। और सबसे ज़्यादा दान दिया था कौन? गुप्त वंश ने। हाँ, सबसे ज़्यादा शुरू किया था सातवाहन और सबसे ज़्यादा दिया था। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। किसके लिए? लौकिक के लिए। भास के एक लेखक रचना है 13 नाटक। 13 नाटक इसी काल का है। भास की रचना नाम है 13 नाटक। 13 नाटक के लेखक है भास। 13 नाटक के लेखक है। और इसी में शूद्रक का लिखा है मृच्छ कटिकम। मृच्छ इसी को कहा जाता माटी का खिलौना। माटी का खिलौना मृच्छ कटिकम संस्कृत शब्द है। इसको तोड़िएगा तो क्या होगा? माटी का खिलौना। माटी का इसमें ब्राह्मण और एक वेश्यावृत्ति का प्रेम का वर्णन है। कल में था ना अकम और पुरम। तमिल भाग को 2 भाग में बांटा गया था, अकम और पुरम। अकम में प्रेम प्रसंग और पुरम में युद्ध की चर्चा था। हाँ, पुरम में तो बोलेगा कि
शुद्ध मृच्छकटिका में किसकी चर्चा मिलता है? तो एक ब्राह्मण और एक शूद्र महिला के वेश्या महिला के प्रेम की कहानी का चर्चा मिलता है। हाँ, तो सबसे प्राचीन नाटकों में यह सर्वोत्तम कृष्ट है, प्राचीनतम नाटकों में सर्वोत्तम कृष्ट है। मृच्छकटिकम को कालिदास की कृति है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें मिलता है राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का। हाँ, मृच्छकटिकम के शूद्रक तो बोलते हैं, शूद्रक। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत और किस पुस्तक में चर्चा मिलता है? अभिज्ञान शकुंतलम में। अभिज्ञान द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था। पहला हम लोग का पुस्तक है जो विदेशी भाषा में लिखा गया था, भगवत गीता। भगवत गीता का पहला बार विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था, वो भगवत गीता। दूसरा बुक का नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, जिसको यूरोपीय भाषा या विदेशी भाषा में क्या किया गया था? अनुवाद किया था। तो पहला पुस्तक कौन है जो विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था? भगवत गीता। दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या के कारण? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल का दर्जा है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। सांस्कृतिक उपलब्धि माने संस्कृति को बढ़ावा देने के कारण, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। हाँ, नगरों का क्रमिक पतन की शुरुआत भी यहीं से स्टार्ट होता है। जो नगर जो था उस समय, हाँ यही था। अब हम लोग का कल का होमवर्क है हिस्ट्री में वाकाटक राजवंश पूरा और पुष्यभूति वंश पूरा। वाकाटक वंश में ज़्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन बनेगा ज़्यादा। उसके बाद वाकाटक दुग है, कौन? अरे तब दोबारा हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़ाइए। चलिए, अरे रोको 1 मिनट ला। चलिए, हम लोग का ज्योग्राफी में पूछना था यूरोप महादेश। कौन सा महादेश है? यूरोप महादेश। एशिया और यूरोप को अलग करता है काकेकस और यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग करता है काकेकस और यूराल पर्वत। यूरोप महादेश में 46 देश। यूरोप महादेश में 46। उत्तरी अमेरिका में 29 देश था ना, उत्तरी अमेरिका में 29 देश और यूरोप में 46 देश। यूरोप में 46। इसमें एक भी मरुस्थल नहीं मिलेगा। किसमें? यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं मिलेगा, एक भी मरुस्थल। हाँ, ठंडा प्रदेश है। चलिए आगे थे। सबसे ज्यादा नगरीकृत महादेश यूरोप। सर्वाधिक नगरीकृत महादेश यूरोप। महाद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? कि इसका अधिकांश देश 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। अधिकांश देश जो है इसका 3 ओर से। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हम लोग का है? नहीं, जैसे दक्षिणा भाग हम लोग का 3 ओर से घिरा हुआ है ना, तब ना कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत है नीचे वाला को। क्यों? क्योंकि 3 ओर से कोई चीज़ घिरा हुआ, पानी से। इसीलिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महादेश को, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया देश को। यह ऑस्ट्रेलिया का छोड़ के सबसे छोटा महादेश है। ऑस्ट्रेलिया के छोड़कर सबसे छोटा है। हाँ, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप, 7वां ऑस्ट्रेलिया। वो अभी प्रमाणित नहीं मिला है, प्रमाणित न्यूजीलैंडिया। 8वां की खोज किया गया था, न्यूजीलैंड के पास एक खोजा गया था जीलैंडिया, वो भी प्रमाणित नहीं किया गया है। पूछ सकता है, प्रमाणित नहीं, याद रखिएगा। हाँ।
तीसरा चौथा। अरे सुनो ना, उत्तरी अमेरिका को जिस लिखा था आगे 3 है ना, उत्तरी अमेरिका, तो याद रखिएगा 3 है तो तीसरा स्थान पे। यूरोप महादेश का सबसे सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज। यूरोप महादेश का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज 5642 मीटर है एल्ब्रुज की लंबाई। इसका कहाँ पे है? रूस में स्थित है। कहाँ पे? एल्ब्रुज रूस। एल्ब्रुज रूस। एल्ब्रुज रू आ रहा है कुछ इसमें ना, तो एल्ब्रुज रूस। एल्ब्रुज। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची माउंट ब्लैंक। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, ये फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये ऐसे पूछेगा कि आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार पूछेगा था स्विट्जरलैंड में। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार और एक सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक। माउंट कहाँ ही पड़ता है भाई? तो फ्रांस में। कहाँ पड़ता है? इसकी ऊंचाई 4810। 4800। एक और है आल्प्स का मैट हॉर्न चोटी। मैटर हॉर्न स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर है। तो बोलेगा कि स्विट्जरलैंड और इटली के सीमा पर आल्प्स पर्वत का कौन सा चोटी है? मैटर हॉर्न। इसकी लंबाई 4478 है। 4478 है। तो आल्प्स पर्वत के 2 चोटी, सबसे बड़ा माउंट ब्लैंक और दूसरा मैटर हॉर्न। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब। सबसे महत्वपूर्ण नदी सबसे लंबी नदी बोलेगा। सबसे लंबी नदी महत्वपूर्ण बोलेगा तो डेन्यूब, सबसे लंबी नदी बोलेगा तो बोलेगा। लमसम 11 गो देश से गुजरता है बोलेगा। 11 गो देश से, लगभग 11 गो देश से गुजरता है बोलेगा। अब और डेन्यूब 5 गो शहर से, 5 गो शहर के किनारे है डेन्यूब के, और सब वजह से नाम है। वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, चारे गो ना, 1 2 3 4 गो। वियना, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और बेलग्रेड। वियना, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड। हाँ, बंदरगाह तो नदी होगा। कहाँ बंदरगाह कहाँ मिलेगा? नदी पर ना। ये सब किनारे कहाँ है? किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे। हाँ, 5 गो, 4 गो। हाँ, सब वजह से है। वियना, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और बेलग्रेड। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोलगा 3687 किलोमीटर लंबा। 3687 किलोमीटर। इसे किसे में मिला दिया गया? डॉन नदी मिला दिया गया। तो बोलगा नदी को किसे मिला दिया है? डॉन नदी। तो डॉन नदी भी कहाँ पे? यूरोप में। डॉन नदी भी कहाँ पे? यूरोप में। इसे काला सागर से होकर समुद्र जहाज, मतलब काला सागर से घेरा के और इसको पहुंचाया जाता है। क्या? किसे? यूरोप में। हाँ, भीतरी भागों में। कहाँ पे? यूरोप में। रास्ता देता है कौन? काला सागर। कौन देता है? काला सागर। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन। यह टेम्स नदी किनारे है। लंदन टेम्स नदी किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। विश्व का सुंदर नगर पेरिस। सुंदर नगर, फैशन की नगरी पेरिस। फैशन की नगरी, सूरा सूर्यों का देश भी सूरा सुंदरियों का देश कहा जाता है। यहीं पे एक फिल्म महोत्सव मनाया जाता है, कान फिल्म महोत्सव। कांस फिल्म महोत्सव कहाँ पे? फ्रांस में। यूरोप का यूक्रेन रोटी के लिए प्रसिद्ध है। रोटी की डलिया के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? यूक्रेन। हाँ, गेहूं का उत्पादन सबसे प्रमुख देश यूक्रेन। सबसे ज़्यादा कौन करता है? गेहूं का उत्पादन करता है। जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की, विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया। हाँ, अब आते हैं इटली। विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। दूसरा नंबर में विश्व के स्थान पर कौन आता है? इटली। कौची के उत्पादन में? अंगूर। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अंगूर में सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है।
तो सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन बनाता है? राइन नदी। सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन बनाता है? सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन बनाता है? राइन नदी को जर्मनी का जीवन रेखा कहा जाता है। जर्मनी का कि यूरोप का? यूरोप का साथ जीवन रेखा कहा जाता है। हाँ, यूरोप का जीवन रेखा कहा जाता है राइन नदी को, क्योंकि इससे बहुत सारा खनिज पदार्थ निकलता है। जर्मनी में अवस्थित है ब्लैक फॉरेस्ट, राइन नदी किनारे है। ब्लैक फॉरेस्ट किसके? हाँ, इमली में टाटिक पा जाता है। इमली इतना खट्टा कहाँ की पा जाएगा? 10th में भी दिया हुआ था साइट्रिक, नींबू सिरका और अति सब में पाया जाता है साइट्रिक। कोची में इमली तो पता है हमरा। फिर से अभी कुछ बोले थे कोची बेकिंग सोडा पाया था टाटिक में। बेकिंग सोडा में वो टाटिक नहीं, बेकिंग सोडा बनाया जाता है टाइकिंग बनाया जाता है जो अथी में डाल के और फायर एक्सटिंग्विशर रहता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर अथी में बैंक में रखा रहता है। हाँ, उसमें वो में डाल के बनाया जाता है टाइट्रिक में। चलिए हो सकता है भैया, मान सकते हैं, ऐसे ध्यान में हमारा वही था। चलिए अच्छी बात है, बताना भी जरूरी है। चलिए आगे थे, कहाँ थे हम लोग? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट किस नदी किनारे है? राइन नदी। ब्लैक फॉरेस्ट किस नदी किनारे है? राइन नदी। राइन नदी किनारे। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग। ओरिएंट रेल मार्ग यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग। ओरिएंट रेल मार्ग यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग जो फ्रांस और पेरिस के जोड़ता है। फ्रांस के पेरिस को टर्की से, टर्की के सीधा सीधा दो को याद रखिए ना, फ्रांस और टर्की, फ्रांस और टर्की जोड़ता है। फ्रांस में पेरिस को और टर्की में कुस्तुनतनिया को। तो कुस्तुनतनिया का पतन कब हुआ था? 1453 में। 1400 तो किसको ओरिएंट रेल मार्ग किसको जोड़ता है? फ्रांस देश में पूछेगा तो फ्रांस और टर्की, फ्रांस और शहर पूछेगा तो पेरिस और कुस्तुनतनिया, पेरिस और कुस्तुनतनिया का पतन 1453। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, जो यूरोप महादेश में है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनता है? फ्रांस में। और फ्रांस में को क्या कहा जाता है? सूरा और सौंदर्यों का देश कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से घिरा हुआ पानी से, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीपों का महाद्वीप किसको? महाद्वीपों का महाद्वीप और प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है भाई? ये अधिकांश देश 3 देश से कुछ घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। फ्रांस में जो है ना, वहाँ के लोग जो है लड़कियाँ सुंदर ज़्यादा मिलती हैं। हाँ, अरे गधा, कितनों लड़का सुंदर हो जाए, लड़की से सुंदर नहीं कहलाएगा। सूरा मतलब शराब है ना। शैंपेन सबसे ज़्यादा वहाँ पे चलता है। तू भी पी सकता है कुछ भी, तू भी दारू पी सकता हो, गधा कहीं के। चलो आते हैं। यूरोप का फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश। झीलों का देश फिनलैंड। झीलों का देश फिनलैंड। झीलों का देश। और एक था कोची, देश के अंदर देश, कल कनाडा में। देश के अंदर देश का अंदर देश कनाडा में। मेन्यू टूर था ना। अब आते हैं इटली का यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत, यूरोप का भारत, क्योंकि वहाँ पर हिमालय जैसा कुछ आल्पस पर्वत है, और यहाँ पे जैसे गंगा नदी है, वहाँ पे है पो नदी। पो ना है वो, खाली यहाँ पे कृषि प्रधान दिया हुआ है। ठीक है, भारत भी कृषि प्रधान देश है, वहाँ भी कृषि प्रधान से। यहाँ हिमालय की तरह क्या है? आल्पस पर्वत। हाँ, यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ पे? इटली और स्वीडन में। इटली और स्वीडन में। इटली और स्वीडन में। अब आते वाइन यार्ड किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को। वाइन यार्ड, वाइन याद रखे, वाइन याद रखना, वाइन को वाइन कह सकते हैं। वाइन कहाँ मिलेगा? फ्रांस में। तो वाइन यार्ड किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को। वाइन यार्ड। उसके बाद है फियोर्ड तटों का देश, नॉर्वे को। फियोर्ड तटों का देश। फियोर्ड होता है कोची है?
जो पानी समुद्र के किनारे पत्थर का पहाड़ मिल जाता है उसी को फ्योर्ड तट। तो सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पे? नॉर्वे में। नॉर्वे, हाँ नॉर्वे का कौची था? नॉर्वे का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय चिन्ह शेर। नीदर और नॉर्वे के शेर, नीदरलैंड और नॉर्वे के शेर। ईरान और इंग्लैंड के कौची था? गुलाब का फूल। ईरान और इंग्लैंड का गुलाब का फूल। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला आरती शाह। आरती। और पुरुष में मेहर सेन। पुरुष में मिहिर सेन। डोबर जल डमरू मध्य या डोबर जल संधि, इसी चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस को जोड़ता है, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ता है। डोबर जल डमरू किसको जोड़ता है? फ्रांस और ब्रिटेन को। फ्रांस और ब्रिटेन को कौन सा जल संधि जोड़ता है? डोबर जल संधि या डोबर जल डमरू। डोबर 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 डोबर। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई है 50.45, मतलब 50 किलोमीटर लंबा है। गहराई 75 मीटर है। यह शुरू हुआ था 1994 में। 1900 गल्फ स्ट्रीम यूरोप का कहा जाता है गर्भ कम्बल। यूरोप का गर्भ कम्बल किसे? गल्फ स्ट्रीम को। तो बोला गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गरम। कैसी है? गरम। कैसी है? तो यूरोप का गर्म कम्बल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है, क्योंकि यह गर्म जलधारा। कैसा है? यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। थोड़ा धीरे। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, इंग्लिश में कभी कभी देता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप को मरीज तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को, और एशिया का मरीज चीन को। एशिया का मरीज चीन को। इटली का गंगा कहा था। हाँ, पोगा नदी। हाँ, तो बोलेगा कि यह काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। तुर्की जो है किस सागर के बीच में है? काला सागर और भूमध्य सागर। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में कौन सा देश? तुर्की। हाँ, एक राजधानी जो है ना अंकारा, एशिया में पड़ता है। इस यूरोपीय भाग में, कुछ भाग एक एशिया में पड़ता है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग में एवं यूरोपीय भाग के अलग करता है। एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को कौन अलग करता है? मरमरा सागर। कौन सा? तुर्की की राजधानी अंकारा कहाँ पड़ता है? यूरोपीय भाग में। यूरोपीय भूभाग में। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट पर सबसे बड़े बड़े टनबर्ग बनाया है, जिसे कहा जाता है डाइक। क्या कहा जाता है? ऐसे ज्वालामुखी भी लंबो दरार में पड़ता है, उसे भी डाइक कहते हैं। लंबो दरार में जो ज्वालामुखी जमता है उसे भी डाइक कहते हैं। ज्वालामुखी हम लोग पढ़े हैं ना। हाँ, इस प्रकार के भूमि को पोल्डर कहेंगे, और इस प्रकार का जो भूमि मिलता है उसे पोल्डर कहते हैं। तो कहाँ पे? नीदरलैंड में। कहाँ पे? आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार तो पहले ही बता दिए थे, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतांत्रिक सरकार है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा? प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक सरकार है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में। और ब्रेनर दर्रा है ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष जो सीधा सामने से मतलब प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली हम उसको चुने। लोकतांत्रिक बोल सकते हैं। लोकतांत्रिक तो होबे करता है, मगर लोकतांत्रिक दो भाग में, एगो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, एगो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारे देश में दोनों है। हमारे देश में दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम लोग में दोनों है। कैसे? उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है? तो हम लोग वोट देते हैं, डायरेक्टली करा चुनता है ना, वार्डर है। हाँ, तो हम लोग जैसे हम लोग में दोनों तरह की सरकारें हैं।
ऐसे प्रत्यक्ष खुली पूछेगा तो एक ही को देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड हाँ प्रत्यक्ष में डायरेक्टली जो है वहाँ पे खड़ा होकर वोटिंग देता है। तो अमेरिका में भी नहीं प्रत्यक्ष नहीं होता सर, आप देखिएगा प्रत्यक्ष नहीं होता यहाँ पे। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष आता है सिर्फ। हम लोग का प्रत्यक्ष है ना, दोनों है, अरे देखिए हम यहाँ पे दिए ना, वहाँ पे दिख रहा है परसेंटेज दिख रहा है एक तरह से डायरेक्टली। हम लोग जो वोट दिए, जैसे प्रधानमंत्री के चुने ला वोट दिए तो क्या चुने थे, पहले विधायक को ना देते हैं। अब विधायक का वोट जीतेगा तो पहले तुम लोग को वोट गया, अब उससे जीतेगा कौन, ओकरा बनाएगा कौन, प्रधानमंत्री को हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बनाएगा क्या प्रधानमंत्री को। ये हो गया प्रत्यक्ष हो गया। हाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा ना, डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा कट गया अकाउंट से डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स से वस्तु पर लग रहा है, यहाँ से होके जा रहा गुजर के आप पहुँच रहा है, वो हो गया। तो वैसे ही है हाँ, तो वस्तु पर लग रहा है तो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब आयकर कौन ची है, डायरेक्ट है। हम लोग का आयकर तुरंत कट जाता है, पेमेंट से कट जाता है, तो वैसा ही है ये भी है। आगे आते हैं हम लोग। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत, पेरिनीज पर्वत। पूछा हुआ था पिछला दरोगा में। फ्रांस और पेरिस के बीच में पेरिनीज पर्वत, फ्रांस और पेरिस के बीच में, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरिनीज पर्वत। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस, लंदन और ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और फ्रांस की राजधानी पेरिस। पो नदी कहाँ बहती है, इसलिए इटली के गंगा सबसे छोटी नदी डी नदी, सबसे छोटी नदी डी नदी। हाँ डी नदी सबसे छोटी नदी, विश्व का सबसे छोटा नदी डी, और सबसे लंबी बोलेगा तो नील, और सबसे बड़ी बोलेगा तो अमेजन। धीरे आवाजवा गूंजता है। हाँ सबसे बड़ा में अमेजन। हाँ। फ्रांस को भूमि जलवायु दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। करा कि लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है, फ्रांस को, क्योंकि यहाँ जलवायु थोड़ा सा अलग मिलता है। जलवायु किस देश की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से, जलवायु में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लघु यूरोप। क्या कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जहाँ पर खदान आत्मनिर्भर है, खदान पे, इसलिए इसे किसानों का देश या समुद्रों की रानी कहा जाता है। किसानों का देश या समुद्र की रानी फ्रांस को, किसानों का देश या समुद्रों की रानी फ्रांस को कहा जाता है। किसानों का देश या समुद्रों की रानी फ्रांस को, किसानों का देश समुद्रों की रानी। अंतर्राष्ट्रीय बीज बाजार मिलेगा नॉर्वे में, अंतर्राष्ट्रीय बीज बाजार मिलेगा नॉर्वे। नॉर्वे का एक जगह स्वेलबार्ड द्वीप पे है, स्वेलबार्ड। तब बीज भंडार कहाँ मिलता है विश्व में, नॉर्वे। कहाँ पे, नॉर्वे। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत 3 देश होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के तहत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। और यूनाइटेड किंगडम में किसको मिला देते हैं, आयरलैंड को भी डाल देंगे ना, तो चारों को कहेंगे, चारों आ गया तो यूनाइटेड किंगडम, चारों आ गया तो यूनाइटेड किंगडम। कौन, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के तहत 3 को बना ना, तो चारों का आ गया तो यूनाइटेड किंगडम, और आयरलैंड को, उत्तरी आयरलैंड को हटा दिए तो बन गया कौन ची, ग्रेट ब्रिटेन। 4 गो तो किंगडम, 4 गो तो यूनाइटेड किंगडम, एगो के निकाल दिए तो ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लिश चैनल और डोवर जनसंधि द्वारा यूरोप को मुख्य भूमि को अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल यूरोप के मुख्य भूमि को कौन अलग करता है, इंग्लिश चैनल और डोवर जलसंधि। काकेकस पर राज्य 3 गो आते हैं, काकेकस राज्य 3 गो, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो काकेकस राज्य किसे कहा जाता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इस सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग, काकेकस राज, काकेकस राज। काकेकस राज के अंतर्गत जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान।
मास्को को 5 महासागरों का बंदरगाह कहा जाता है। मास्को को 5 महासागरों का पतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कौन कौन है भाई? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टी सागर, खेत सागर और लेडोगा झील। ये 5 गो के बंदरगाह कहाँ मिलता है? मास्को में। कहाँ पे? मास्को मतलब रूस, मास्को। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बेल्जियम। विश्व हीरा का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बेल्जियम, एंटवर्प। कहाँ पे? एंटवर्प। हाँ, चलिए हम लोग का कल रहेगा पूरा अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका। पूरा अंटार्कटिका और नहीं है, सुनिए ना, ऑस्ट्रेलिया मार लेते क्या? ऑस्ट्रेलिया छोटा पड़ रहा है ना, नहीं पड़ा जाए। अरे चलिए अंटार्कटिका पूरा। कल ज्योग्राफी में होमवर्क रहा अंटार्कटिका। विविध में कहा था? विविध में कहा था? चलो उसको बंद करो, बहुत हो जाएगा। तो क्या मिनट हो गया?